अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो कि सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है और तमाम इसकी 59 जो शिकें हैं उसकी ऐवान से मरहला वार मंजूरी ले ली गई है। और आईनी इस तरमीम के मौके पर हमने देखा कि अपोजिशन जो है हमेशा की तरह उसने शोर शराबा किया, वॉकआउट भी किया, लेकिन इससे मैसेज तो ये गया कि जिस तरह से ये आईनी तरमीम मंजूर हुई है, ये बात साबित हुई कि हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत के साथ ये मंजूर हुई, तो वो साबित हो गई है। और दूसरा एक आईनी तरमीम का ये जो मरहला है ये बखैर खूबी आज मुकम्मल हो गया है और 59 जो आईनी तरमीम है ये मिनोअन आज पास कर दी गई हैं और इस पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है पार्लियामेंट की जानिब से। अब अपोजिशन के हवाले से अगर हम बात कर लें, जो शोर शराबा उन्होंने किया, आज अताउल्लाह तारड़ साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे जब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चाहिए तो ये था कि इसकी तमाम शिकों को ये पढ़ते, उस पर उसको देखते, अपनी तजावीज़ देते, फिर हम ये समझते कि ये इस सारे प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, इनकी तरफ से तजावीज़ आती तो उसमें ऑब्वियसली फिर हम इन चीज़ों को देखते और मिल बैठ कर कोई मुशावरत के साथ काम आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक हमेशा की तरह का हम देखते हैं कि जो अपोजिशन का शोर शराबा होता है, जो ये चीज़ें होती हैं वही किया गया और उसमें कोई हमें सॉलिड ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ नज़र नहीं आई है जो कि वैसे उसूलन होनी चाहिए। अब इन तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे। जब से ये सारा मामला चल रहा है हम गुफ्तगू कर रहे हैं और बता भी रहे हैं अपने नाज़रीन को, आज बिलाखिर ये तरमीम अब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। इसकी अहम शिकें क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर भी बात होगी। इस पर बहुत प्रोपेगेंडा भी किया गया, बहुत सारा अभाम भी पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अब फाइनली आज चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं और अब उसमें क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से आ गई है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, बिलाखिर आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई आज पार्लियामेंट से भी 2/3 अक्सरियत के साथ, जहाँ एक तरफ ये चीज़ साबित हुई कि हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हैं वो 2/3 अक्सरियत उन्होंने अपनी साबित की है। उसके साथ साथ अपोजिशन का जो बिहेवियर देखने में आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई तजावीज़ उनकी तरफ से नहीं आई, इसमें कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आई, इस अमल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया मस्बत अंदाज में, सिर्फ शोर शराबा किया और बाइकआउट किया। शुक्रिया नाहिदन। तो ये होना चाहिए ताकि अगर अपोजिशन को 27वीं आईन के किसी शेक पे एतराज़ होता तो वो पहले सेनेट में मौजूद होते और बहस करवाते या अपनी तरामीम लाते या अपनी तजावीज़ देते। वहाँ पे भी शोर शराबा करके वो पतली गली से निकल गए और आज हमने कौमी असम्बली में देखा जब शिकवार मंजूरी ली जा रही थी तो मुझे तो हैरत बाकी लोगों पे चले। पीटीआई का रवैया तो हमेशा से कुछ लोगों का उसमें अक्सरियत का गैर पार्लिमानी रहता है, जज्बाती रहता है, इंतशार पे मबनी होता है। लेकिन चादर बरदार महमूद ख़ान चगज़ई साहब जो अपने आप को सियासत का उस्ताद गर्दानते हैं, गुरु कहते हैं, उनकी जानिब से आईनी दस्तावेज़ को पढ़ना, फिर स्पीकर अयाज सादिक के साथ उनकी तल्ख़ कलामी और उनका रवैया, उनको स्पीकर के तौर पे उनके किरदार पे बिलावजह तनकीद, हालांकि स्पीकर ने बार बार महमूद ख़ान चगज़ई साहब को याद दिलाया कि इन तरामीम के हवाले से उनका किरदार एक फैसिलिटेटर से और द कस्टोडियन ऑफ द हाउस से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं था। लेकिन महमूद ख़ान चगज़ई बज़ते कि आप हुकूमत की साइड लेते रहे और उनसे भी उनका रवैया गैर पार्लिमानी रहा, जज्बाती रहा, जो मेरे ख़्याल में इस उम्र में अगर महमूद ख़ान चगज़ई जैसे ज़ीरक और पुराने सियासतदान अपना रवैया यूँ दिखाएंगे तो आने वाले पार्लियामेंटेरियन क्या सीखेंगे। पीटीआई का आजकल जो वो खुद साख्ता मामा चाचा बन चुके हैं, हालांकि हमें पता है कि यही इमरान खान साहब थे जो उनकी चादर का मजाक उड़ाते रहे और उन पे तबर्रा बेचते रहे। लेकिन आज महमूद खान साहब जो है
उनको अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान खान की कश्ती में सवार होना पड़ा है। तो अपोजिशन का किरदार तो महमूद खान अचकज़ई जैसे भारी भरकम शख्सियत अगर वो इसका पास नहीं रख सके तो हम फिर बैरिस्टर गौहर से क्या उनसे तवक्को कर सकते हैं, या जो पीटीआई की बैक बेंचर्स है उनसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं। उनका तो यही किरदार है हमेशा से कि वो शोर शराबा ज़्यादा करते हैं और अमली तौर पर वो पार्लिमानी सरगर्मियों में और पार्लिमानी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन हुकूमत ने कर दिखाया, पार्लिमान की वक़्त में इजाफ़ा किया, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की ताकत में और इख्तियार में और उनकी जो पार्लिमानी क़ुव्वत है उसको साबित किया। हुकूमत ने एक जानिब जो 27वीं आईन में 59 तरामीम मुतारिफ़ करवाई थी, पहले 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट में उसको मंजूर करवाया और आज कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत बड़ी आसानी से साबित करवाई। तो इससे ये एक बात ज़ाहिर होती है कि एक तो हुकूमत जो है वो पार्लिमानी रवायात को आगे बढ़ाते हुए पार्लिमान को कानून साजी के लिए इस्तेमाल कर रही है, और दूसरा वो इस बात की गमाजी है कि हुकूमत पे पार्लिमान के 2/3 अक्सरियत का एतमाद है। ये दोनों चीज़ें हुकूमत के लिए हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया है और इस पूरे प्रोसेस को बड़ा खुशाइन करार दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी आज इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हुए, और एक दूसरी जो बड़ी अहम तकरीर रही वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रही है। तो मेरी नज़र में आज हुकूमत और पार्लिमान के लिए जीत का दिन साबित हुआ है। ठीक है। वज़ीर इत्तलात ने शरीला कहा कि अपोजिशन जो है वो हक़ाइक़ को पसे पुश्त डाल रही है। पीटीआई के दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया था और हकीकी कानून साजी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। 27वीं तरमीम पर कोई आज बात शुरू नहीं हुई, चंद दिनों से बात शुरू नहीं हुई, बल्कि ये 20 साल से आइनी अदालतों की बात हो रही थी। आज एक हकीकी तौर पर आइन साजी हो रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, शोर शराबा किया जा रहा है और जो तनकीद की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा है नहीं, ऑपोजिशन के पास कोई पॉलिसी है नहीं। जो हकीकी ऑपोजिशन होती है ना वो हमेशा ऐवान में बैठती है, जो कि इंफॉर्मेशन के हमारे मिनिस्टर हैं ताज़ार साहब, उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर इतराज़ था तो आप हमारे साथ बैठते, हम उस चीज़ को ज़्यादा तजावीज़ देते, उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ये जमहूरियत का हुसन है, पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है। ये जमात जो है इसका तो रिकॉर्ड है आइन तोड़ना। ये एक याद है जब इन तहरीक अदम एतमाद आई थी बानी पीटीआई के खिलाफ तो क्या किया गया था, आइन को तोड़ा गया था उस वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट का जाके फैसला पढ़ लें, उसके अंदर आइन शिकन कहा गया है इनके दोनों स्पीकर्स को। तो ये तो आइन तोड़ने वाली पार्टी है। ये इनके ज़माने के अंदर कानून साजी कम होती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज़्यादा बने हुए थे ना, सदर ममलिकत का जो ओहदा था वो वहाँ से ऑर्डिनेंस आ जाते थे क्योंकि कानून साजी ये नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इनको पता ही नहीं कि कानून साजी होती क्या है। अब पीपल्स पार्टी है, ये वो जमात है जिसने आइन बनाया है, इस मुल्क को एक मुत्तफिका आइन दिया है। 18वीं तरमीम वो तरमीम थी जिसके अंदर तमाम जमातों की मुशावरत शामिल थी, तमाम जमातें बैठी थी, उन्होंने बैठ के मुत्तफिका तौर पर वो तरमीम जो थी वो पास की थी। उसके बाद जो भी तरमीम आती गई हैं, ये भी पीछे 26वीं होगी, 27वीं होगी, तमाम जमातें बैठी हैं, डिस्कशन हुई हैं। याद होगा कि मौलाना फजल रहमान के घर कितनी दफा बिलावल भुट्टो जा रहे थे, बिलावल भुट्टो दूसरी जमातों के साथ बात कर रहे थे। 27वीं तरमीम के ऊपर भी सबको ऑन बोर्ड लिया गया है, जहां पे जो इत्तेहादी थे, जहां जहां पे उनको इतराज था, जहां जहां पे उनको कोई मसला आ रहा था, उस चीज को इम्प्रूव किया गया है, बेहतर किया गया। तो ओपोजिशन को भी ये चाहिए था कि ये जो थे ये साथ बैठ जाते, बैठ के काम कर लेते। ये इनका काम क्या रह गया अवान में? आइन की बेहुरमती करना। पहले ये आइन उन्होंने वैसे तोड़ा हुआ, आज ये आइन की कॉपियां फाड़ रहे हैं, कभी ये आइन की कॉपी को पकड़ के डेस्कों के ऊपर मार रहे होते हैं। ये जानते ही नहीं कि पार्लियामेंट की हुर्मत क्या है, ये जानते ही नहीं पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या है। ये वही पार्लियामेंट है जिनको इनके ऊपर जो बानी पीटीआई थे, लानत मलामत जो थे वो करते रहते थे, पार्लियामेंट को बुरा भला कहते रहते थे और उसी पार्लियामेंट से पैसे भी ले रहे होते थे, उसी पार्लियामेंट से तनख्वाहें भी ये लोग ले रहे होते थे।
तो ये जिस जमात को पार्लियामेंट का आइन की हुर्मत का तकद्दुस का ख्याल ही नहीं होगा, जिसको पता ही नहीं होगा कि हमने अवाम के लिए क्या एजेंडा लेके आना है, जिनको पता ही नहीं होगा कि दूसरी जमातों के साथ बैठ के हमने कोई पॉलिसीज देनी है, जिनको पता ही नहीं होगा कि दूसरी जमातों के साथ बैठ के हमने कोई कानून साजी करनी है, उनका रवैया यही रहेगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका रवैया बहुत अफसोसनाक है। ये किसी एक मामले के ऊपर भी सियासी जमहूरी सोच नहीं दिखा रहे हैं। और हमेशा जमहूरियत में यही होता है कि जो ओपोजिशन होती है वो चेक रखती है हुकूमत के ऊपर, जहां पे उनको लगता है कि कहीं पे हुकूमत जो है वो ठीक नहीं जा रही, वो अपनी कोई ना कोई पॉलिसी लेके आती है। यहाँ पे ऐसा कोई रवैया ही नहीं अपनाया जाता, शोर शराबा, गालम गलोच, इल्जामात की सियासत, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होता। और आज वो भी हमने देख लिया, पार्लियामेंट ने अपना काम किया, 2/3 अक्सरियत उनको हासिल हुई है। वो जो 2/3 अक्सरियत जिन्होंने वोटिंग की आज, वो तमाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो अवाम से लाखों वोट लेके इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और अवाम ने उनको कहा है कि आपने हमारे लिए कानून साजी करनी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज से 20 साल पहले जब हुआ था कि हमने आईनी अदालत बनानी है, तो आज जब उनके पास ये अक्सरियत आई है तो वो अपनी उस जो डिमांड वहां पे उन्होंने आपस में साइन किया था मुआहिदा, उसको आज उन्होंने फुलफिल किया है। तो ये एक जमहूरियत की जीत है कि जब तमाम जमातों ने कंसेंसस के साथ एक काम किया, ओपोजिशन ने जो रवैया अपनाया है वो ये रवैया अपनाए रखेंगे जब तक कि उनके अंदर कोई जमहूरी सोच नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में ख़िताब कर रहे हैं और हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था, साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मिसाक़े जमहूरियत का अधूरा एजेंडा जो है वो आज मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मेरी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच में फ़र्क नहीं है, हमारी एक ही सोच है और मिसाक़े जमहूरियत जो है, आईनी अदालतों का ख्वाब जो है वो आज मिसाक़े जमहूरियत का पूरा हो गया है। और ये भी यहाँ पर बताते चले 234 वोट जो हैं वो इस तरमीम के हक़ में आए थे और 4 मुखालफत में वोट आए थे। 2/3 अक्सरियत से ये तरमीम मंजूर हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ज़रा मैं ये चाहूँगी कि इस पर हम बात करें मज़ीद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म साहब ने, हम बैठ कर बात करेंगे, जब सूबे मजबूत होंगे तो फिर विफाक भी मजबूत होगा। जो बड़ी चामगोइयाँ की जा रही थी, एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था NFC के हवाले से, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें भी हम बैठ कर तय करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यही तो नाहिद जमहूरियत की रूह है कि जहाँ आप किसी इत्तेफाक राय पर नहीं पहुँचते, आप बहुत ईमानदारी से बैठ जाएं और उसे डिस्कस करें। आप अपनी दलील ले आएँ, दूसरा फरीक अपनी दलील ले आए, आप किसी इत्तेफाक राय पे पहुँच जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये तय करते हैं कि नहीं अभी ये वक्त नहीं आया, तो वक्त का इंतज़ार कर लें। अच्छा, अभी आपने अदालतों का जिक्र किया है, जो आपने बताया कि मिसाक़े जमहूरियत के तहत जिसकी ज़रूरत थी, न सिर्फ मिसाक़े जमहूरियत के तहत इसकी ज़रूरत थी बल्कि पाकिस्तान की आइनी और कानूनी ज़रूरत भी थी, और जो हालात पैदा हो चुके थे उसका तकाजा भी थी। ये कैसे अंदाज़ा हुआ? एक तो ये कि आपको मारूजी हालात बताते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। हाल ही में एक ख़त का बड़ा शोरा है, 6 सफ़ात का ये ख़त है, इसे आप पढ़ लीजिए। इस ख़त में 6 सफ़ात में क्या बताया गया है? पाकिस्तान के ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात नहीं है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तकाजे ज़ेर बहस नहीं आए। कुछ ऐसी रिवायात की बात की गई है जो अजनबी हैं, कुछ ऐसे डेक्लेरेशंस की बात हुई है जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है, पाकिस्तान उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन सिफारिश की जा रही है कि उनकी बुनियाद पर आप क्या करें, आप पार्लियामेंट को रोक दें कि वो अपनी कार्रवाई ना करे। तो मैं बताना ये आपको चाह रहा हूँ, साबित ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में 2 धारे हैं। एक धारा वो है जो पाकिस्तान को आइन और कानून के तहत आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और एक धारा वो है कि अपनी मुश्किलात पर काबू पाकर इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएं। तो इस वक्त ये जो धारे हैं, एक ये पॉलिटिक्स में भी हैं और ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी हैं, जो इन चीज़ों में रुकावट डाल रहे हैं। एक रुकावट आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं और कुछ रुकावटें आप ज़िंदगी के दीगर शोबों में देख रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो इस तरह से हों
कि पाकिस्तान की रियासत बाजीचा अतफाल ना बन जाए, खेल ना बन जाए बच्चों का। और कोई मामला जैसे आपने एक फैसला लिया, पार्लियामेंट में लिया है, आपने निकारिया का फैसला किया है, आपने बैरून मुल्क से यानी उसकी जो आप आता है सरमाया, और यहाँ सरमायाकारी की बात की है, वो इनवाइट किया है, पता चला कि उसको किसी ने अंडू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें रियासत की कोई सिम तय नहीं होने दे रही थी। तो इस वक्त जो आईनी तरमीम आपने की है, अदालतों के मामला सेटल डाउन कर रहे हैं, दरअसल मुल्क को उस सूरत हाल से निकाल कर यकसुई की तरफ लाने की कोशिश है। इस वक्त बाज़ कुव्वतें जो आपको चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे कहीं और हो, उसकी मुखालफत करती दिखाई दे रही हैं। और इसमें इत्मीनान की बात और ख़बर यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट यकसू है और वो कौमी मफादात के तहत फैसले करती है। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, वज़ीर आज़म साहब ने अभी जब गुफ्तगू की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी उन्होंने ये कहा कि सूबों के हवाले से हम बैठ कर बात करेंगे, मैं आपसे ये कहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को भी तस्कीन मिलेगी आज इस 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि आइनी अदालत मिसाके जमहूरियत का अरूज है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और ये हम सब जानते हैं आइनी अदालत के हवाले से कि दुनिया भर में ये निज़ाम जो है वो राइज है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और हमारे यहाँ अदालतें जो है वो ओवरबर्डनड हैं, आइनी और सियासी मामलात में वो इतनी बिज़ी रहती हैं कि आम जो लोग हैं उनके लिए इंसाफ फराहम करना वक्त पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर कबाहत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए कबाहत कोई नहीं है। आपने जैसे कि जिक्र किया, दुनिया में 63 ममालिक ऐसे हैं जिसके बीच में ऑल 5P5 भी शामिल है, ठीक है, जिसमें आइनी अपना जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स जिसको कहते हैं वो मौजूद है। ये 26वीं तरमीम में आ जाने थे। मौलाना फजल रहमान साहब को शायद एक सख्त से प्रॉब्लम थी उनके नाम के साथ, तो उन्होंने नहीं करने दी। तो उस वक्त हमें कोर्ट की बजाय बेंच बना लिया हमने। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। आज आखिरकार जैसे कि आपने कहा कि मिसाक जमहूरियत में जो बात हुई थी वो आज पूरी हो गई। हाँ। देखिए मैं एक बात आपके प्रोग्राम के वसात से करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने आइन पाकिस्तान आइन की किताबों को फाड़ा है और फेंका है। कितनी दुख की बात है ये मुल्क में कि यहाँ पे अगर एक लीगल एक हुकूमती कागज़ अगर आप फाड़ते हैं तो उसकी तो सजा मौजूद है, आईनी दस्तावेज। जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। कोई यानी कि सरकार में मदाखलत की 3 माह की सजा भी लगती है और हुकूमती कागज फाड़ने की सजा भी 3 माह लगती है। लेकिन इस मुल्क में कोई कानून नहीं है जो आइन की किताबों को फाड़ने पे कोई सजा दे। कितनी दुख की बात है। कब सोचेंगे आप? ये बात हमेशा से मेरे दिल में रही है कि आइन को एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जिसका जब दिल चाहता है वो उठा के फेंक देता है पार्लियामेंट में, जिसका दिल चाहता है वो फाड़ देता है। तो मेरी ये आपके प्रोग्राम की वसात से रिक्वेस्ट है कि आप माशाल्लाह अगर सिलसिला चल ही पड़ा है तरमीम का, तो एक तरमीम ये भी कर दी जाए ताकि आइन की एक इज्जत और एहतराम तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर तो कायम हो ना। देखिए जहाँ तक PTI की बात है, PTI ने कभी भी, जैसे कि तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छा कहा है, उनका कोई कभी इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें आइन साजी में, ये कानून साजी में कभी भी नहीं रहा। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है, जैसे कि साफी साहब ने कहा कि बड़े दुख की बात है, वो बड़े जय्यद किस्म के पॉलिटिशियन है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका जो गुस्सा है वो आइन की तरामीम के साथ नहीं था। उनके गुस्से के थोड़ी सी बैकग्राउंड कुछ और है जो कि कहीं जाके लिंक करती है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सख्ती हुई भी है कि वहाँ से कोई चीज़ अब ना जा सकती है ना आ सकती है। तो वो एक गुस्सा शायद उनका एक जायज़ है, क्योंकि वो एक ख़ास काडर है जो पाक अफगान ट्रेड के बीच में कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई राब्ता रहा है। एनी हाउ जो कुछ आज हुआ है, अल्लाह करे पाकिस्तान की तारीख में इसी तरह ही अमेंडमेंट्स आती रहे। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख का जो में सबसे बड़ा अलमिया जो है ना अमेंडमेंट्स का, वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट्स के लिए। 2/3 मेजोरिटी के लिए हमेशा जो भी बैठी हुई गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पोलिटिकली ब्लैकमेल होती है। अगर ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और 2/3 ना चाहिए हो तो मेरे ख्याल में बगैर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, जैसे कि 26वीं तरमीम में ये आना चाहिए था, कानून नहीं आया, आज आ गया।
अगर ये 2/3 मेजोरिटी वाला मामला ना हो तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा अच्छी चेंजेस आएंगी, जल्दी आएंगी, और जो कि एक रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। देखिए, आइन कोई एक डेड बॉडी नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन 2/3 का जो ये तलवार लटकी हुई है, ये बड़ी सख्त तलवार है। ठीक है, लेकिन इस 2/3 की तलवार के बावजूद जो ये तरमीम है मंजूर हो गई है, अपोजिशन का रवैया बड़ा सख्त रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इतना सख्त नहीं होते, इतना रिजिड हम ओपिनियन नहीं इस हवाले से देना चाहते। साफ़ी साहब, इकरार साहब ने बड़ा एक मुफस्सल अंदाज में सारी इस सिचुएशन पर बात की है, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो इसके बाद फिर हम इकरार साहब दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी उनको इक़दाम लगता है उनका बुरा मनाते हैं और दुरुस्त मनाते हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की, मेरे इल्म में तो नहीं कि कहीं और उन्होंने आइन की कापी पाड़ी हो तो बहुत बुरा क्या होगा। आज जो हम जिसका तस्करा कर रहे थे, महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल की कापियाँ पाड़ी है जो पार्लिमान की एक मलकियत होती है, और जितने भी मेंबरान होते हैं वो उनके पास अमानत होती है पार्लिमान की, उसको पाड़ना, उसकी तज़ीक़ करना भी मुनासिब बात नहीं है। और उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई वगैरह की बात की जाए तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही तो पार्लिमान और जमहूरियत का हुस्न है। हम इसलिए तो अपोजिशन को कहते रहते हैं कि वो पार्लिमान से रुजू करे, उनको काफ़ी इम्यूनिटी भी हासिल होती है, और कई चीज़ें जो होती है या तो स्पीकर हज़फ कर देता है या इम्यूनिटी का फ़ायदा अरकान को पहुंच जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, एक जानिब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का लुबाब ये है कि वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी सियासी जमातों के साथ, अपनी इत्तेहादियों के साथ, बल्कि अपोजिशन की जानिब उनका हाथ हमेशा से मुफाहमत के लिए बढ़ा हुआ नज़र आता है। बल्कि अफ़गानिस्तान की जानिब उन्होंने कल भी कहा था, आज भी यही इशारे दिए कि वो अफ़गानिस्तान के साथ जंग और दुश्मनी नहीं करते। और सबसे बढ़ के जो वजाहत वज़ीर आज़म साहब की तकरीर की आई है, के ज़रिए आई है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि 18वीं आइनी तरमीम को नहीं छेड़ा जा रहा, सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, और इसके साथ साथ कालाबाग डैम जैसे मंसूबों का उन्होंने ये भी कहा कि गोचे वो समझते हैं कि एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन कौमी यकजहती से बढ़ के ये मंसूबा नहीं है। और उन्होंने तमाम उमूर के हवाले से सियासी जमातों, खुसूसन पीपल्स पार्टी, ANP, PTI, सबको ये मैसेज दिया है कि आए मिल बैठ के बैठे, अगर मज़ीद भी तरामीम करनी हुई तो कौमी मुफाहमत के बग़ैर हुकूमत का ये पैगाम है कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। गोचे उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, लेकिन इस वक्त कोई बदमाशी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे बाकी जमातें ये समझे कि वो बेबस है। मुफाहमत की आवाज़ उठाई है वज़ीर आज़म साहब ने, तो बाकी जमातों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत के साथ मुफाहमत के अमल में शरीक हो। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने जब गुफ्तगू की है तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी मामलात पर गुफ्तगू की आज, और उन्होंने कहा कि ये हमारे हीरो हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं, अपनी जान कुर्बान कर रही हैं, तो ये हमारे हीरोज़ हैं और हम अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखते हैं। इसी के हवाले से मैं चाहूँगी कि मज़ीद हम बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी के जो वाक़यात अब देखने में आए हैं, वो कैडेट कॉलेज वाना हो या कल G11 के चेहरी के बाहर जो वाक़या हुआ, ये एक नई इस वक्त हमें चीज़ नज़र आ रही है कि दोबारा एकदम से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था इस हवाले से कि हमारी सरजमीन पर खून किया जा रहा है तो फिर अफ़गान तालिबान रजीम को भी जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अपने हमसायों के साथ लड़े, लेकिन अगर इसी तरह से किया जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। मामला अब सामने है इस वक्त, जो अफ़गान तालिबान रजीम की जो सोच है, जिस सोच के तहत वो आ रहे हैं, वो किसी बात पर नहीं इस वक्त हमें यकजा या आप कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारी वजूहात भी हैं। वो वजूहात क्या हैं? इंडिया ऑब्वियसली हमें उसमें बड़ा वाज़े उसका हाथ नज़र आता है। और फिर आज बड़ी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं। नायब वज़ीर आज़म जो हैं और सीनियर तालिबान के रहनुमा हैं इस अबूरी हुकूमत के,
के मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, उन्होंने जो बयान दिया है वो तिजारत के हवाले से कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को तरजीह ना दी जाए। फिर हाजी नजीब जो डिप्टी वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी एक बयान जो आया है, उन्होंने, बल्कि इसको हम अपनी गुफ्तगू में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमसे चाह रहा था और जो दूसरे बिरादर मुल्क हैं, तुर्किया है, कतर है, वो हमसे ये चाहते थे कि मुल्ला हैबतुल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ फतवा दें, लेकिन हम ये नहीं दे सकते। अब आप ख़ुद सोचें कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुतालबा नहीं था जो उनसे किया जा रहा था कि सिर्फ एक फ़तवा दें इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन ये भी नहीं हो सका। तो फिर ऑब्वियसली बदनीयती जो है वो ज़ाहिर है, वो सब ये जानते हैं कि इस वक्त इसके पीछे नीयत क्या है। इस तरह से मामला कैसे चलेंगे और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद को निशाना बनाना ये एक वेकअप कॉल है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया जा रहा है कि हम इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। मैं आपकी तरफ आऊँगी शनीला, इसी बात को लेके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ऐसे हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं और अगर आप इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं, हम नहीं चाहते कि अपने हमसायों से लड़ाई करें, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जवाब देंगे। नाहिद, ऐसी ही बात आज वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कही है कि जो हमारी मुज़ाकरात हम किए जा रहे हैं उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, हम दहशतगर्दी का जवाब देंगे। और उन्होंने बात कही कि देखिए 40 साल हम लोगों ने आप लोगों को अपने पास रखा, तो हमारी 40 साल जो हम आप लोगों का हमने साथ दिया, तो उसका आप हमें ये सिला दे रहे हैं। बात ये नाहिद के जो वाना में हुआ है वो वही कुछ करने की कोशिश की गई थी जो एपीएस में हुआ था, लेकिन हम सलूट करते हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान को कि उन्होंने वहां पे तमाम बच्चों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। देखिए जब बात आपके बच्चों के ऊपर आती है ना, तो फिर किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। हम इनसे बार बार इनसे क्या मुतालबा किया जा रहा है, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि आप अपने मुल्क के अंदर से जो दहशतगर्द हैं उनका खात्मा करें, उनकी पनाहगाहों को ख़त्म करें, आप उनको सपोर्ट मत करें। पाकिस्तान जब भी बात करता है, वज़ीर आज़म साहब ने भी आज पार्लियामेंट में ये बात कही कि जब भी हम बात करते हैं हम सबूतों के साथ बात करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के सबूत भी हमने जो है दुनिया के सामने रखे हैं और उन सबूतों को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। अगर पाकिस्तान गलत बयानी से काम ले रहा हो या पाकिस्तान झूठा इल्जाम लगा रहा हो, तो जो पाकिस्तान सबूत देता है आप उसको चैलेंज करें, आप लेके आएंगे काउंटर के जी ये सबूत जो आप दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। कोई सबूत नहीं आते, वहां से बहाने बनाए जाते हैं, मुज़ाकरात जो हैं उनको जानबूझ के तवालत दी जाती है और कोई ना कोई उनके पास एक बहाना होता है सारी चीजों को वो करने के लिए। तो जो इंडिया है उनको जाहिर है हमने मई में शिकस्त दी है, वो इसमें नरेंद्र मोदी को बेबसी का शिकार है, वो डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, वो प्रॉक्सी के तौर पे उसको अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर। तो ये अफगान हुकूमत को अब खुद सोचना चाहिए कि वो सारी जिंदगी प्रॉक्सी बन के नहीं चल सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो फिर अपनी अवाम को भी जवाब दे होंगे। पाकिस्तान ने तो देखें जो आप इस्लामाबाद तक पहुंच गए, आप हमारे बच्चों तक पहुंच गए हैं, तो अब पाकिस्तान ने तो उस दहशतगर्दी का जवाब देना है और जल्द ही पाकिस्तान उनको जवाब देगा। लेकिन अब अपना वो खुद सोचे कि यहाँ तो प्रॉक्सी बन के रहे, जदीद असला ले रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, हमारे ऊपर इस्तेमाल करें, लेकिन कितनी देर, ये ज्यादा देर तक ये चीज नहीं चल सकती है। दुनिया भी अब आपके खिलाफ होती जा रही, जो सालिस के तौर पे बैठे हुए वो भी आपके खिलाफ होते जाएंगे। तो आप सोचें कि कल को आप कहां पे खड़े होंगे। पाकिस्तान को अपना दिफा करना आता है, हमारी अफवाज जो करना है वो अपना दिफा कर लेगी। आप सोचें कि अब आपने आगे दुनिया के साथ कैसे चलना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये खतरे की घंटी है जो इस्लामाबाद आपने जो अटैक किया है, उससे पहले भी खबरें आ रही थी, बल्कि मुझे याद है कल साफ़ी साहब भी जो बात कर रहे थे कि वी आर कमिंग इस्लामाबाद की बात हो रही थी। तो ये शुरू से सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस दिए जा रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कि इस किस्म का अटैक हो सकता है। तो अब ये कितना इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब संजीदा सूरत हाल हो गई है। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा जो आगे आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो नायब वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के साथ तिजारत को तरजीह ना दें, खुराक और अद्वियात दीगर ममालिक से मंगवाएँ। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं, ये कितनी अहम है इस सारे सिनेरियो में? देखिए, एक तो ये बिल्कुल अब साफ़ हो गया है, इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि 10 मई की जो इंडिया की शिकस्त है उसके बाद ये सारा अमल शुरू हुआ है। और जो तालिबान रिजीम है उसके इंडिया के साथ जो रवाबित पहले भी थे वो ज़्यादा खुल के सामने आ गए हैं। और फिर वो जो अजीत डोवल है उसकी आपको याद होगा एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने ये कहा था कि ये जो तालिबान रजीम है ये हमारे देवबंद की अकीदतमंद है और हम उन्हें 1 मिनट में इस्तेमाल कर लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर हमने देखा कि ये लोग देवबंद
लेके भी गए उनको, और फिर देवबंद की तरफ से इनकी तायद भी हुई। मैं ये अक्सर कहता हूँ, तनकीद का निशाना भी बनता हूँ कि ये जो देवबंद है, मैं यकीन रखता हूँ इस बात पर कि इसने मुस्लिम बरे सग़ीर में इस्लाम की, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, इस्लाम को उसको असल हैसियत में बरकरार रखने के लिए बहुत काम किया, नज़ियाती काम किया, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जिस वक्त आज़ादी की तहरीकें चली और मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक जो एस्टेब्लिश हुई, तो उस मरहले पर देवबंद तारीख के गलत रुख पे खड़ा हुआ था। वो हिंदुओं के साथ जाके मिल गए, हिंदू नेशनलिज्म के साथ जाके मिल गए, और इस वक्त भी देवबंद यही किरदार अदा कर रहा है। और इस मकसद के लिए इंडिया तालिबान रिजीम को इस्तेमाल कर रहा है। तो एक इसका पहलू ये है कि इसमें इंडिया का हाथ बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है, और इस वक्त इंडिया की आपको हिकमत अमली भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मसलन ये जो दिल्ली में एक वाकया हुआ है, जो पता चला कि वो कोई टेररिज्म नहीं था, वो कोई और तरह का वाकया था, जी बिल्कुल कार वाला वाकया था। उस पर जो स्टेटमेंट दिया नरेंद्र मोदी ने, उसने पहली बार ये तो जरूर कहा कि जी हम ब्रॉड टू जस्टिस और फना ये सारी बात कही, लेकिन रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तान का उसने नाम नहीं लिया। सही, उसके इससे दो बातें साबित होती हैं। एक बात ये साबित होती है कि अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही, उनके अपने लोगों ने इनकार कर दिया, उनको मजबूर किया जाता रहा कि आप ये कहें कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन इनकार कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने ये तरीका इख्तियार कर लिया कि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर जो है उसको गर्म कर दिया जाए, और ये लोग जो वहां बैठे हैं काबल में, ना कोई वर्ल्ड व्यू रखते हैं, न दुनिया की सियासत की इनको समझ है, न इनको मैशत की समझ है, न इनको ये पता है कि लोगों के दिल कैसे जीते जा सकते हैं। सवाए इसके कि फसाद फिल अर्ज फैलाते रहें। तो वो फसाद फिल अर्ज फैलाने के लिए इंडिया के, बल्कि ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी और इंतहा पसंद शावनिस्ट हिंदुओं के आलाकार बन के ये किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें उनका भला नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ, और इसके आसार दिखाई दे रहे हैं कि अंदर से तहरीक उठेगी अफगानिस्तान की, और इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, और ये चीज़ें अब इतनी ऑब्वियस हो गई हैं। कल भी हम ये बात कर रहे थे, इलेक्शन के करीब आप ये काम करते हैं, बिहार का इलेक्शन कल मुकम्मल हो गया, अब 2-3 दिन में वो रिज़ल्ट का उनका जो मामला होता है, तो आप ये चाह रहे थे कि वहाँ पे हमें कुछ हमदर्दी मिल जाए, कुछ हमदर्दी का वोट मिल जाए, या वहाँ पे फ़ायदा उठाना चाह रहे थे सियासी तौर पर, लेकिन उसमें आप नाकाम हुए हैं। इकरार साहब, दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ये कहना है अंतोनियो गुतेरेस का। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अमेरिका, चीन, कतर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, रूस, यूएई ने भी इज़हार यकजहती किया है कि ये जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये जो मुल्ज़िमान हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ इनको इंसाफ के कटहरे में लाएं, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान अगर इसको हम इस तरह से करें कि पहले जब भी हम सबूत भी देते थे, बात भी करते थे, तो शायद हमारा आर्गूमेंट इतना लोगों को नैरेटिव समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जिस कामयाबी से लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद हमारे नैरेटिव को जो अहमियत मिल रही है, ये माजी में नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह भी कहूँगा कि जिनका आपने नाम लिया, UN हो गया, EU हो गया, ये सारे जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि बॉडीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको भी देखना चाहिए था कि दोहा अकॉर्ड में जो तय हुआ था, जो कमिटमेंट्स दी थी अफगान तालिबान ने, उनमें से तो एक भी पूरी नहीं हुई। दोहा यानी कि 2021 में इनके आने के बाद, मैं 1.5 या 2 महीने में अहमद जवारी जब मारा जाता है काबुल में, तब भी ये सब लोग चुप रहे। तब किसी ने कोई बात ही नहीं की कि जनाब अभी तो आप कमिटमेंट करके आए थे कि आप अपनी लैंड नहीं देंगे इंटरनेशनल टेररिस्ट को, दी, कोई नहीं बोला। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो हमले, आप सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कुछ है इंटेंसिफाई हुआ है मई के बाद, जब इंडिया को शिकस्त हुई है। लेकिन जनाब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 2006 में जब TTP बनी थी, जो कि लोग कहते हैं 2007 में बनी थी, एक्चुअली वो 2006 में बनी थी। उसको बनाने में डायरेक्ट इंडियन फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप मौजूद थी, ये सबको पता है। और उसने आते साथ जो पहला काम किया था, वो TTP ने जो अफगान तालिबान के अमीर थे उनके हाथ में बैठ ली थी। और उसके बाद जब मुल्ला फजलुल्लाह का मामला हुआ था उसको अमीर बनाने का, तो जो पाकिस्तान के जो दोस्त अपना दिमाग रखने वाले लोग थे उस साइड पे बैठे हुए,
उन्होंने एक समझाया था कि जनाब मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो आप सजना को जो है वो अमीर बना दें। लेकिन नहीं, हकानीस ने मुल्ला फजलुल्लाह को बनवाया था। तो 2006 से इंडियन स्पॉन्सर्ड एंड अपना अफगान तालिबान सपोर्टेड टीटीपी है, इसमें कोई हमें शक होना नहीं चाहिए। एक आखिरी बात करूंगा कि अभी बात की थी डॉक्टर साहब ने मुल्ला अमीर मुत्तकी की विजिट की इंडिया में, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि 10 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी उनकी अजीत डोवल के साथ, जिसके बीच में इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर भी शामिल थे। ठीक है, अच्छा साफ़ी साहब, आपका कमेंट इस पर रहता है। अब जो सारी सूरत हाल है और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हाजी नजीब साहब की जो स्टेटमेंट है डिप्टी वज़ीर दाखिला, और उससे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे नायब वज़ीर-ए-आज़म की, इन दोनों स्टेटमेंट के सिनेरियो में मैं भी चाहूँगी कि आप अपनी राय दें। और ओवरऑल मशरक़ी मगरबी दोनों बॉर्डर्स पर इस वक्त जो जंग का माहौल बनाया जा रहा है, इस मार्के के लिए पाकिस्तान तैयार है? किसी को इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दो साहिबान जिनका आप जिक्र कर रही है, ये इनके बयानात से ख़ुद तालिबान की सफ़ों में इंतशार और पाकिस्तान के हवाले से जो गलत बयानियाँ हैं उसका बांडा बिल्कुल बीच चौराहे वो पट रहा है, फूटता है, जो डॉक्टर साहब अक्सर बताते रहते हैं। एक बीच चौराहे हंडिया फूट गई, हाँ, वो वही जो एक ज़रबुल मिसल वो पेश करते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने खुद ही अपना बांडा पोड़ा है। तो ये एक तो हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के माशरत पे बोझ ना पड़े, ना बने ये लोग। मुल्ला बिरादर साहब ने तो बयान दाग दिया, ठीक है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो पाकिस्तान की, ठीक है, हमारी जो एक्सपोर्ट की कुछ चीज़ें हैं उस पर कुछ ताजरों को नुकसान तो होगा, लेकिन असल मसला तो अफ़गानिस्तान के अवाम को होगा। जी, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 10 में से 9 अफ़गानी ख़ानदान जो है वो भूख के मारे हुए हैं और भूखे सोते हैं। और हाजी नजीब ने तो पाकिस्तान का काम ही आसान कर दिया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं जो हमारी बस में नहीं। भाई 2 सत्र जारी करना तो मुल्ला हिबतुल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये कहे कि शरपसंदी अफगानिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की सरजमीन पे हराम है, पाकिस्तान ने फ़कत इतना मांगा है अफगानियों से, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। लेकिन अब आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? ये अब सारी चीज़ें जो हैं ये खुलकर सामने आ गई हैं। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक पर चूँकि बड़ा अहम है, बार बार गुफ्तगू होती रहेगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।